अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। आज हम कपास पे बात करेंगे। इस वक्त कपास की फसल किस कैफियत में है, अगेती की क्या सूरत हाल है और रवायती हम जो काश करते हैं उसकी क्या सूरत हाल है, फुटी का रेट क्या चल रहा है और एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या रेट हो जाएगा। इस वक्त जो है पिकिंग है, पिकिंग में क्या एहतियातें करनी होती हैं। आपने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना है, फैक्ट्रियों तक भेजना है, फिर फैक्ट्रियों से आगे जाना है, तो उसमें क्या एहतियातें हैं जिससे आपको रेट अच्छा मिल सके, उस पर भी देखेंगे। इस वक्त जो फसल मौजूद है खेतों में, वहाँ क्या एहतियात की ज़रूरत है, किसी पेस्ट का अटैक हो रहा है, नहीं हो रहा, अगर है तो उससे बचना कैसे, और साथ साथ जो है पानी इस वक्त लगाना है नहीं लगाना, उसकी क्या सूरत हाल है, और आइंदा के जो सेंसिटिव डेज़ हैं, अभी बारिशों का मौसम है और कुछ इलाकों में बड़ी शिद्दत से बारिशें हो रही हैं, कहीं पेशगोई है कि बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी, तो ऐसी सूरत हाल में हमने अपनी फसल को कैसे बचाना है, ये आज का मौजू है। इन सारे मामलात पे बात करेंगे। इन मामलात पे बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवा दूँ। पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम सरवर साहब, आप डायरेक्टर हैं कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के। उनसे जानेंगे कि उनकी तहकीक के मुताबिक जो है फसल की क्या सूरत हाल है। दूसरे मेहमान ताहिर हुसैन खान मलेज़ई, आप एक्स पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और इसके साथ साथ जो है फार्मर हैं, कपास के ग्रोअर हैं और कपास को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, 2 दहाइयों से कपास की फसल काश्त कर रहे हैं। उनसे भी जानेंगे कि फसल की इस वक्त क्या सूरत हाल है। और तीसरे मेहमान डॉक्टर अरसलान खान मौजूद हैं, हमारे साथ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, पढ़ाते हैं, तहकीक करते हैं। उनसे भी जानेंगे कि कपास की सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, आप खैरियत से ये बताइएगा कि इतलात क्या हैं कपास की फसल की इस वक्त जो खड़ी है, दोनों की, अगेती की जो सूरत हाल है वो कहाँ तक है और जो रवायती है वो क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो कपास है हमारी जो अगेती थी ख़ास तौर पे, वो जो अपने मिड सीज़न को पहुंची हुई है, उसमें 10, 12, 15, 20 तक भी टीने मौजूद है। अच्छा। और जो उसमें लोगों ने बहुत सी जगहों पे चुनाई, तकरीबन एक चुनाई लोगों ने की है उसमें। अच्छा, तो क्या इतलात हैं? अच्छी अगेती वाली हमारी कपास जो अच्छी है, ठीक है, उसमें लोगों ने अच्छी पैदावार ली है। ठीक है। लेकिन जो है उसके साथ साथ ये है कि चूँकि अब मौसम जो है वो कीड़ों का है, मतलब इस साल जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है और ये जो पीरियड है गर्मी का ये बहुत लंबा हो गया है। बारिशें नहीं हुई, बारिशें ख़ास तौर पे कुछ इलाके जो हमारे सेंट्रल पंजाब उधर तो हुई हैं, जो जनूबी पंजाब जो काटन का गढ़ है वहाँ पे बारिशें कम हुई और यहाँ पे जो है ना नमी तो है, हाँ, नमी है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन बारिशें कोई नहीं हुई हैं। तो दूसरा ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, जिस तरह हम कहते हैं टेम्परेचर अगर हम देखते हैं 41, 42 है, लेकिन वो फील लाइक 50 हो रहा है, 40 हो रहा है, 48 हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना सूरत उसको फेवर करती है सफ़ेद मक्खी को। ठीक है। और खेतों में सफ़ेद मक्खी का इस वक्त जो है ना आम जो आपको हमला नज़र आएगा, बहुत सारे खेतों में कपास जो है उनके पत्ते भी काले होने शुरू हो गए, तो उसके ना कंट्रोल होने की वजह से इसका कंट्रोल खासा मुश्किल। जब ये इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो फिर ये ना सिर्फ कपास पे है, फिर वो दूसरी फसलों पे भी होगी। आपका अटैक होगा। इसमें हम डिटेल से बात करते हैं, इसके कंट्रोल के हवाले से भी आपसे सजेशन लेंगे। तो इसमें इस वक्त कैफियत आपके ख्याल में अगेती की ठीक है, प्रोडक्शन भी ठीक है? ठीक है, लेकिन अब जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिटिकल स्टेज है, बहुत ज़्यादा नाजुक जो है ना पोजीशन पे हैं हम। तो जो सफ़ेद मक्खी है उसका अटैक जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए ज़मींदार जो है उनको चाहिए कि इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखें। और जो महकमा ज़राअत का हमारा फील्ड विंग है, एक्सटेंशन वाले लोग हैं, उनसे मशवरा करें। हमने भी अपने फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, सारे महकमों के फ़ोन नंबर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप उनसे रहनुमाई लें। और ख़ास तौर पे जिसके लिए स्पेशल दवाइयाँ हैं वो स्प्रे करें और उसको अंडर डोज ना करें। ठीक है, ये दवाइयाँ आपसे पूछते हैं कौन कौन सी हैं और उसकी डोजेज किस तरह इस्तेमाल करनी है, ये पूछते हैं। मैं ज़रा बाकी मेहमानों को भी शामिल करूँ। तार साहब, ये बताइएगा कि रेट शेट क्या चल रहा है आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको और शुक्रिया भी अदा करूंगा कि बड़े ही मुनासिब और बड़े परफेक्ट टाइम पे आपने ये कॉटन के हवाले से प्रोग्राम रखा है। जहाँ तक रेट की बात है तो इस वक्त जो हमारी अर्ली कॉटन है, अगेती काश्त है तो थोड़ी वो, ठीक है, लेकिन रेट तकरीबन 8,000 और 8500 रुपये के दरमियान है। ज़बरदस्त। वो कसर जो गंदम वाली है वो पूरी हो रही है? गंदम वाली कसर तो नहीं पूरी हो सकती, वो तो एक अलहदा ही इशू है। ये तो काश्तकार को पता है कि कुछ ना कुछ तो जो है कुछ ना कुछ कंपनसेट हो रहा है। जिसने कपास लगाई हुई है उसका तो कुछ थोड़ा सा हौसला अफजाई होगी। लेकिन ये है कि जिसने अगेती लगाई है इसका मतलब है कि उसने
वीट नहीं लगाई, वो वहाँ से डसा हुआ नहीं है वीट से, उधर से भी बचत हुई है। हाँ, उधर से भी बचत हो गई और यहाँ पे भी तकरीबन आम 18-20-22 मन लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमने पिकिंग करवा ली है। कुछ लोग 1 पिकिंग करवा चुके हैं, कुछ 2 करवा चुके हैं। ये गर्मी, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम की वजह से शेडिंग भी हुई है फल में, सूखा भी है फल, लेकिन अगर ओवरऑल प्लांट की हेल्थ देखें तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हेल्थ। वैसे काश्तकार जो है, आप भी मुतमईन हैं? मैं भी मुतमईन हूँ, और हर तरफ ये, इसमें कोई ख़ास कोई स्किल की बात नहीं है या किसी के अच्छे इकदाम, अल्लाह का करम है, अल्लाह की तरफ से ये बड़ी अच्छी। ठीक है, इस पर मजीद भी बात करते हैं, फिर मौसमी पे भी बात करते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, ये अभी ताहिर साहब ने जिक्र किया कि मौसम की जो शिद्दत है वो असरअंदाज हो रही है, शेडिंग भी हो रही है, तो ये इस दफ़ा ह्यूमिडिटी अनप्रेसिडेंटेड है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि भाई टेम्परेचर तो 40 के लगभग है, 41-42 इसी के लगभग है। वो जो रिवायती तौर पे हम देखते थे कि 50 तक पहुँच जाता था, वैसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है ह्यूमिडिटी इतनी है कि वो इंसानों की तो खैर चीखें निकलवा दी हैं। तो ये कपास की क्या सूरत हाल है इसकी वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल आपने बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन किया कि इस टाइम जो कपास की करंट सूरत हाल है, जिस तरह अभी ताहिर साहब ने ये डिस्कस किया कि अपेरेंटली फ़िज़िकली तो प्लांट बहुत मतलब सेहतमंद है, और फार्मर के लिए सबसे पहली खुशी यही होती है कि पौधा उसको देखने में तो खुशनुमा नज़र आए। ठीक है, और इस टाइम पौधा खुशनुमा है। ठीक है। सेकेंडली, चूँकि अगस्त का स्टार्ट है और जिस तरह से मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि बहुत सारे इलाकों में बारिशें स्टार्ट भी हो चुकी हैं और ख़ास तौर पे अब कुछ इलाकों में होनी है। कपास के लिए सबसे क्रिटिकल जो मंथ होता है वो अगस्त का होता है, ठीक है, ख़ास तौर पे वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि अब ये जो क्रिटिकल मौसम है ये शुरू हो चुका है। जी, सबसे क्रिटिकल जो मौसम शुरू हो चुका है वो अगस्त का है। अब फार्मर हजरात को ये एडवाइस है कि एक तो वो महकमा मौसमियात से कनेक्टेड रहें और अपनी कपास को का जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो उस हवाले से एडजस्ट करें कि जो बारिशों का स्पेल आना है एक्सपेक्टेड है और वो जो पानी लगा रहे हैं। क्योंकि बीइंग अ साइंटिस्ट हम ये देखते हैं कि कपास को मुख्तलिफ बीमारियां जो जड़ों में लगती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ख़ास तौर पे जिसको हम सोका कहते हैं। ये रूट की बीमारी होती है और अचानक प्लांट जो है वो सूख जाता है। ये सोका 2 तरह से होता है, एक तो जिसके अंदर मुकम्मल तौर पे जड़ गल जाती है और एक वो होता है जिसमें जड़ नहीं गलती लेकिन जड़ के अंदर जो ब्लॉकेज हो जाती है जिससे वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव नहीं करता। इसका सबब क्या है, वजूहात क्या है जिसकी वजह से ये सूखा होता है? इसकी जो वजूहात हैं ये बेसिकली ज़मीन में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई जिनको हम कहते हैं, फंगस। ये फंगस जो है ज़मीन के अंदर पाई जाती है और जब ह्यूमिडिटी या वाटर उसको ज़्यादा मिलता है जिसकी वजह से ये अपने आप को प्रमोट करती है और प्लांट की रूट्स को अटैक करती है। अच्छा, हाँ जी। तो ये सफोकेशन की वजह से जी बढ़ती है? उससे भी होता है। देखें जब बारिशें होती हैं तो देखिए प्लांट जो है वो 2 तरह के फैक्टर्स को फेस कर रहा होता है। पहला एक ये है कि वाटर रिक्वायरमेंट और दूसरा ये डिजीज़ प्लांट जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो प्लांट सफोकेशन से भी ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, वो एक अदर केस है। ठीक है। जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो उसकी सफोकेशन या वो उसकी डेथ होती है वो एक अदर केस है। ठीक है। ये दोनों डिफरेंट सिनेरियो हैं। ठीक है। वजूहात पानी के अलावा जी जो है वो एक तो ये फंगस है जी, इसके अलावा भी आपने न्यूट्रिशन में कोई कमी रखी है उसकी वजह हो सकती है या कोई मौसमी शिद्दत है और कोई भी वजूहात हो सकती है? जी देखें इस टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट है। जो अगर प्लांट को पूरी नहीं है तो वो प्लांट जो है वो ड्राई हमें नज़र आएगा या सूख जाएगा। इसके अलावा इस वक्त तक कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। पानी का जो मुनासिब इस्तेमाल है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, कपास पे हम बात कर रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम कपास की फसल पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो आपको बता रहे हैं कि ये सेंसिटिव महीना है अगस्त का और ये मौसम भी जो है वो बड़ा एहसास होता है इस फसल के लिए, तो कैसे आपने इससे बचना है, एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार करनी है। डॉक्टर साहब अभी जिक्र किया डॉक्टर अरसलान साहब ने कि ये अगस्त जो है बड़ा एहसास महीना है, बारिशों की वजह से एहसास है, नंबर 1। नंबर 2 वो कह रहे हैं कि सोका लगने का इम्कान होता है, तो अगर वो ह्यूमिडिटी भी है और बारिशें भी हैं तो फिर सोका क्यों लगेगा? अच्छा, उसमें मैं आपको बताता हूँ, जो जिस तरह बताया ना उन्होंने कि ये अगस्त और सितंबर ये 2 महीने कपास पे सबसे ज़्यादा फल इन्हीं महीनों में आना होता है और यही हमारे जो मुल्क में है ये बरसात के महीने होते हैं मानसून के, ये दोनों साथ साथ चीज़ें होती हैं। ठीक है।
जहाँ तक ये सोखा लगने की बात है तो उसमें जो हमारी ऑब्जर्वेशन है या हमने उसमें देखा है कि हमारी ज़मीनों में हार्ड पैन बन गया है। 4-5 इंच के नीचे जाएँ तो वहाँ ज़मीनें सख्त हो गई हैं। जगह जो ही बारिश होती है या हम पानी देते पानी हैं, खड़ा हो जाता है, पानी खड़ा हो जाता है, नीचे लीच डाउन नहीं होता, यानी पेनिट्रेट नहीं करता नीचे। अब एकदम से जब बारिश हुई है तो वो पानी उधर खड़ा हो गया, जड़ों को सफोकेशन हो गई, उससे एक इम्पैक्ट आ गया। दूसरे नंबर पे वो पानी चूँकि नीचे नहीं गया, थोड़े दिन के बाद उसको वो पानी नहीं देंगे तो सूखा फील होगा। और तीसरा ये है कि उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, क्योंकि जहाँ गहरी नहीं जा रही उसको खुराक नहीं मिल रही। ठीक है, वो जो ज़मीन से उसने खुराक हासिल करनी है। ऊपर से ये होता है कि उसके ऊपर बो लोड है, बहुत ज़्यादा टीने लगे हुए, इसलिए वो प्लांट सूख जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई खास जो है ना कोई अभी तक पैथोजन या फंगस का कोई ऐसा डिटेक्ट नहीं हुआ। असल वजह यह है कि इस साल हमने काफ़ी इस पे काम किया। लोगों को इसका मतलब है जिसने हार्ड पैन नहीं तोड़ा, हाँ उनके पास, अब अगर वो इस कैफियत का शिकार है तो अब क्या करे? अब तो उसके पास गुंजाइश नहीं है कि वो हार्ड पैन अब उसमें फिर ये है कि अब तो वो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम उसके जो बेड है ना उनके ऊपर हम जो अगर कपास छोटी है हमारी मौसमी है तो उसके जो बेड है ना उनके ऊपर हम तरफाली चलाएं, बेड तोड़ दें। उसमें ये होगा कि जो पानी जब बारिश आएगी ना तो पानी जो है वो खेलियों में नहीं जाएगा, पानी बेड जो है वो जज़्ब कर लेंगे, उसको बेहतर जो है पेनिट्रेशन पानी की हो जाएगी और जो प्लांट है उनको वो मिल जाएगा पानी। ठीक है, इससे ये काफ़ी इस चीज़ को कम किया जाता है। इस वक्त ये हाल है कि बेड तोड़ दें आप, बेड तोड़ दें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ जो है ना इसमें ये बेड तोड़ने का ये फायदा होगा, जड़ी बूटियों का बेहतर तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि अब भरपूर जो फल का मौसम है इसमें हमने फर्टिलाइज़र का भी ख्याल रखना है, साथ में कीड़े मकोड़ों का भी ख्याल रखना है। तो ये इसके लिए हम जो रिकमेंड करते हैं ना कि अगर आपकी क्रॉप पे फ्रूटिंग कम हो रही है, जिस तरह ये मलेजी साहब कह रहे थे कि जो है हमारा शेडिंग वाला मामला, तो शेडिंग थोड़ी नहीं है, शेडिंग बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा, पिछले दिनों से जो शेडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हत्ता कि मैंने हमने इस तरह की फसल देखी जिसमें 90-70% तक शेडिंग हुई। अच्छा, इतनी शेडिंग हुई है। अच्छा, तो इसके लिए जो है ना एक तो प्लांट को मजबूत करना, जिस तरह मैंने कहा अगर हार्ड पैन नहीं होगा वो बेहतर उसको खुराक मिलेगी और वो पौधा ताकतवर होगा, शेडिंग नहीं होगी। दूसरा ये है कि गर्मी के असरात को कम करने के लिए, चूंकि जो रात का वक्त है ना, अगर हम अब टेम्परेचर चेक करें तो रात का और दिन का कुछ खास फर्क नहीं है, रात को 34-35 डिग्री 36 डिग्री तक इसी के लगभग। तो कपास में जो है वो 31-32 डिग्री से जब ऊपर रात का टेम्परेचर जाता है उसमें शेडिंग होना जरूरी बात है। अच्छा, तो हो जाती है। उससे बचा कैसे जाए? उससे बचने का ये तरीका है कि हम एक तो ये कि हम कोई नई वैराइटीज़ हैं हीट टॉलरेंट, उस पर हम काम कर रहे हैं, हम बनाएंगे इंशाल्लाह। चलें वो आप दूसरा वो तो लंबा प्रोसेस। अब जो है ये कि हम उसको पानी ज़्यादा दें, थोड़ा दें लेकिन ज़्यादा दें, उसका सफोकेशन वाला भी डर है? नहीं, सफोकेशन वाला डर नहीं होगा। उसमें यह है कि जो माइक्रो क्लाइमेट है ना पौधे के खेत के अंदर, उसमें टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, 1-2 डिग्री। एक जब डिग्री कम होगा तो उससे वो बेहतर उसमें रिटेंशन होगी। दूसरी उसमें हम चीज़ ये साथ साथ कह रहे हैं कि आप जो बोरान है, जिंक है, पोटाशियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, वो थोड़ी थोड़ी मकदार में 200-200 ग्राम उनके 3 स्प्रे करें। जिस तरह आज से आप एक कर लें, 15 दिन के बाद दूसरा करें, फिर 15 दिन के बाद 3 स्प्रे उस पर करेंगे तो आपकी बोर रिटेंशन बेहतर होगी। और जो आपकी फसल फ्रूट की तरफ नहीं आई ना, उसमें सिर्फ बढ़ोतरी हो रही है, तो वहाँ पे फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। तो तीसरा ये कि उसमें जो केरा है वो कम हो जाएगा। अगली चीज़ ये है कि जब जो ही बारिश होती है, मैं ख़ास तौर पर रिकमेंडेशन जो हमारे तजर्बात में चीज़ आई है कि बारिश के बाद ये होता है कि बारिश हुई है, टेम्परेचर डाउन हो गया एकदम से, और बारिश के बाद धूप निकल आई और एकदम से टेम्परेचर बहुत आई। ये जो फ्लक्चुएशन है टेम्परेचर की, ये भी उसकी फिजियोलॉजी को बहुत डिस्टर्ब करती है पौधे की। अब जाहिर है। अच्छा, दूसरा ये कि दूसरा ये कि बारिश के बाद नमी होती है तो उसमें फंगस और जो बैक्टीरियल, ये 2 डिजीज़ हमारे आम आ रही हैं अब। इसलिए बहुत सारे खेतों में ये सूखा फल गिरना। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप बारिश के बाद जो एंटी बैक्टीरियल है, जिस तरह कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है और प्लस कसुगामाइसिन, ठीक है, इसका स्प्रे ज़रूर करें। इससे आपके टींडे जो गलेंगे नहीं, जो वो संदूरी कलर की फूटी बन जाती है, उसमें टींडे खिलते हैं, टींडा पूरी तरह से नहीं खिलता, वो बेहतर हो जाएगा आपको, वो बीमारियाँ आपके नहीं आएँ। तो ये ज़रूरी है बारिश के बाद। सब कुछ शामिल करूँ। ताहिर साहब, इस वक्त बतौर काश्तकार आप क्या थ्रेट देख रहे हैं कपास के काश्तकारों को? इस वक्त जो परेशानी है क्या लाहक है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि आप किस तरह जज करते हैं कि इस वक्त पानी देना चाहिए फसल को या अभी इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि बारिशों का मौसम भी है? तो वो ज़रा टिप्स भी बताइएगा आम काश्तकार के लिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त अगर मैनेजमेंट के हवाले से बात करें, इत्तफाक से आज 1 अगस्त है, 31 दिन अगस्त के और 15 दिन सितंबर के, ये 1.5 माह इंतहाई क्रूशल है कॉटन के लिए,
जहाँ तक वीड्स की बात है तो उसकी मैनेजमेंट तकरीबन ख़त्म हो रही है। अगले 15 दिनों तक जो आपने गोडियाँ करवानी है या केमिकल कंट्रोल पे आना है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। जो फर्टिलाइज़र है वो भी आपकी 15 अगस्त तक आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है। पीछे रह गई उसकी इरिगेशन या उसकी पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। मैं तजर्बे की बात बताऊंगा, बाकी तो साइंटिस्ट हैं दोनों डॉक्टर साहब बैठे हैं, कि पिछले 2-3 सालों में ये बात प्रूव हुई है कि जिन्होंने बारिश होते हुए भी पानी लगाया कॉटन को, उनकी कॉटन बेहतर रही है। अच्छा। हाँ, उसमें ये होता है कि जो बारिश होती है वो मैक्सिमम आपके 1 या 1.5 इंच के ऊपर वाली लेयर को वो गीला करती है, नीचे कभी भी लीच डाउन नहीं होती। जबकि जो कॉटन की जो रूट है वो 4 से और 6, 6.5, 7 इंच तक, अगर प्लो अच्छा किया हो तो 7 इंचेस तक नीचे चली जाती है। जब तक आप फ्लड इरिगेशन नहीं करेंगे, मैं यही काश्तकारों को रिकमेंड करूंगा कि अगर बारिश हो जाए, क्योंकि हमारे 2 तरीके राइज हैं यहाँ पे। एक है आपके पास ट्यूबवेल है, आपने पानी लिफ्ट किया, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा लिया। एक नहरी इलाके हैं जहाँ आपकी मर्ज़ी चल नहीं सकती, आपने मतलब आफ्टर 7 डेज आपकी बारी आनी है, अगर वो आपने नहीं लगाई तो फिर अगले 7 डेज बाद आपको लगाना पड़ेगा। कि आप कॉटन को पानी ज़रूर लगाएं। उससे ये देखा गया है कि अब जो पेस्ट वीड्स हैं या जो उसकी हाइट गेन का, नहीं ताहिर साहब, ये जो आपने बात की है इस पे हो सकता है साइंटिस्ट को इख्तलाफ भी हो। मैं डॉक्टर साहब से इस पे, क्योंकि फ्लड इरिगेशन तो हम तो रिकमेंड नहीं करते कि जी आप अंधाधुंध पानी लगा दें। आपका क्या ख्याल है इसमें? बिल्कुल ऐसे ही है। बीइंग अ साइंटिस्ट, ये बेसिकली एक सेल्फ जो है ना वो एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। तो इस तरह का जिसे बात कर रहे हैं ताहिर साहब, माइट पॉसिबल है कि इनको सक्सेस हो, लेकिन हो सकता है कि किसी और काश्तकार का सिनेरियो डिफरेंट हो या उसकी क्रॉप को इससे लॉस भी हो जाए। तो ये तो पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन की बात है। बीइंग अ साइंटिस्ट हम समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बारिशें हो रही हैं और आप भी उसमें इरिगेशन करते हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर स्पेल ज़्यादा हो गया तो उससे एक तो जिस तरह से डायरेक्टर साहब ने बात की है कि पानी ज़्यादा होने की वजह से उसको सफोकेशन हो जाएगी, प्लांट ड्राई हो जाएगा। सेकेंडली उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं, जिस तरह से सर ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि बैक्टीरिया और फंजाई एक्टिव हो जाते हैं। और इनके एक्टिव होने का सबसे जो इम्पोर्टेंट मंथ है वो अगस्त ही है। अगर हम अपनी हिस्ट्री को, कॉटन की हिस्ट्री उठा के देखें तो हमेशा कॉटन को जो प्रॉब्लम आते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, वो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के दरमियान में आते हैं। अच्छा, द मोस्ट क्रिटिकल टाइम। ठीक है, ये महीना जो है जी, ये जो टाइम स्पैन है 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये रूट को भी डैमेज करते हैं और इसके लीव्स को भी डैमेज करते हैं। अभी कुछ देर पहले डिस्कस हुआ कि उसमें वाइट फ्लाई की वजह से उसके पत्ते काले होना शुरू होते हैं, हम उसको ब्लैकनिंग कहते हैं, कॉटन ब्लैकनिंग। ठीक है। उससे क्या होता है कि प्लांट की जो सरफेस है लीफ की, वो मुकम्मल तौर पे कवर हो जाती है, जिससे फोटोसेंसिस नहीं होती। फोटोसेंसिस नहीं, मैं डॉक्टर साहब इसको यहीं से शुरू करेंगे। वाइट फ्लाई वाला इंपॉर्टेंट मैटर है, उसके बाद जो है वो वायरस भी उससे आता है, लेकिन एक वक्फे का वक्त हो गया, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। कपास पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कपास पर। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आपको बता रहे हैं क्या टिप्स हैं, इस वक्त क्या एहतियातें करनी है। डॉक्टर साहब, अभी ये जिक्र हुआ है, लीफ कर्ल पे भी बात करते हैं और वाइट फ्लाई भी बात करते हैं, लेकिन ये पानी वाला मामला जो है वो उस पर ज़रा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया कि ताहिर साहब का कहना है कि जी आप फ्लड इरिगेशन करें, अगर बारिश भी हो रही है तब भी पानी दें, और डॉक्टर अरसलान कह रहे हैं कि नहीं, इससे नुकसान का भी एहतमाल है। आपकी जो रिसर्च है, आप ख़ासतौर पे कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट से मुंसलिक हैं, तो इस पर तहकीक करते होंगे, आपकी राय क्या है इसमें? असल में यह है कि कपास का जो पौधा है वो एक दरख्त था, हमने उसको डोमेस्टिकेशन से अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल लिया। ठीक है। अच्छा, अब यह है कि जितनी कपास के पौधे की जड़ गहरी होगी उतनी ही उसको पानी की कम ज़रूरत पड़ेगी बार बार देने की। ठीक है। अब अगर देखें कपास का जो है ना, इसकी साइंस ये है कि जब पौधा ज़मीन से बाहर आता है तो इसकी जड़ 9 इंच नीचे चली जानी चाहिए, और दुनिया में जो रिपोर्टेड है वो 29 फुट तक है कपास की जड़। अच्छा। और जो मैंने खुद अपनी नज़रों से देखी है वो तकरीबन 8 फुट तक मैंने खुद देखी है, जड़ जाती है। जी, ठीक है। अच्छा, अब अगर जड़ आपकी ज़मीन की में गहरी गई है तो आपको वो 20 दिन की पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती, हो सकता है ऐसा हो। ठीक है। लेकिन चूंकि जिस तरह मैंने कहा कि एक तो हम बेड सोइंग कर रहे हैं तो उसमें एक साइड पे पानी लग रहा है, दूसरा हम ये है कि
जो है अपनी ज़मीन में हमारे हार्ड पैन है, तो पानी नीचे जाता ही नहीं है। जो ही बारिश होती है या हम पानी लगाते हैं वो 2 दिन में ड्राई हो जाता है और पौधा फिर जो है ना वो ड्राउट की तरफ चला जाता है। बाकी जहाँ तक सफोकेशन की बात है, वो जब ज़्यादा बारिश होती है, तार साहब ने कहा ना कि बारिश होती है 3-4 इंच, लेकिन वो तो है ना नॉर्मल बारिश में। अगर बारिश हो जाती है ज़्यादा, पानी खेत में खड़ा हो जाए, अगर 48 घंटे तक खेत में पानी खड़ा रहे तो पौधे सफोकेशन से मरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए उनको ड्रेन आउट पानी को निकालना एक्सेसिव को ज़रूरी हो जाता है। असल चीज़ यही है कि हमारा जो है ना, हमारी ज़मीनें सख्त हैं, हम ज़मीनों को गहराई तक नरम करें, गहरा हल चलाएँ उसमें, और अगर वो हम करते हैं ना, फिर एक तो ये है कि जब बारिश का पानी होगा वो हार्वेस्ट जिसको हम कहते हैं वो होगा, और जो हम पानी लगा रहे हैं खेत को वो भी हार्वेस्ट का मीन कि हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं अपने ज़मीन में। उससे ज़मीन नरम होगी तो जड़ें भी गहरी जाएंगी, वो ज़्यादा खुराक हासिल करेंगी और देर तक वो पानी अपना जो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है उसकी फ़िलासफ़ी कि अगर हमारी जड़ ही 4 इंच तक जा रही है, 5 इंच तक, इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखी। और दूसरा ये है कि जब हम बेड पे लगा रहे हैं, एक साइड पे पानी मिल रहा है, दूसरी साइड पे नहीं मिल रहा है, इसको थोड़ा सा हम बेहतर इस तरह कर सकते हैं, बेड तोड़ दें। जब बेड तोड़ेंगे तो उस साइड पे जो बारिश का पानी आएगा ना, वहीं पे वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा और जड़ को उधर से मिलेगा। ठीक है, ये इसका थोड़ा सोल्यूशन है। अब बेड तोड़ने से हो सकता है उसकी जड़ें भी गहरी चली जाएंगी। यस, नहीं वो खैर ऐसा असर इतना नहीं पड़ा, लेकिन वो जो जड़ वाली है ना, बेड वाली साइड जहाँ पे ड्राइनेस है, पहले पानी नहीं था, जब उधर बत्तर आएगा तो जड़ें उस तरफ भी जाएंगी। ठीक है, तो पौधा ज़्यादा मजबूत होगा और उसको खुराक के लिए ज़्यादा जगह मिल जाएगी, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और जड़ी बूटियाँ भी आपकी उससे काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, ताज साहब, ये अभी डॉक्टर साहब ने वाइट फ्लाई का जिक्र किया, इस वक्त वाइट फ्लाई की सूरत हाल क्या है, अटैक की क्या सूरत हाल है, और आगे क्या कोई ज़्यादा बड़ा थ्रेट बनता हुआ नज़र आ रहा है? डॉक्टर साहब, वाइट फ्लाई के हवाले से ये गुजारिश है कि आज दिन तक तो प्रेशर है नहीं, ठीक है, लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि अगले 3-4-5 दिन में, चूँकि एक हवस है, ह्यूमिडिटी है, और कॉटन के लिए अगर कोई चीज़ क्लाइमेटिकली डेंजरस है तो वो हवस ही है। अगर हवा चलती रहे या ड्राई गर्मी हो तो हमेशा वो कॉटन के लिए बेहतर रहती है। एक हम लोकल ज़बान में जिसे दखन कहते हैं कि जनाब जो शुमाल वाली साइड से लेके और जनूब वाली साइड पे जो हवा चलती है वो हमेशा उसे एक तो बेस्ट कंट्रोल रहता है उससे। ठीक है, ये हफ्स में मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि कम से कम अल्टरनेट डेज पे काश्तकार को अपनी फसल का फायदा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वाइट फ्लाई बड़ी डेंजरस टाइम जोन उसका बड़ा डेंजरस है। अल्लाह करे आप तक नहीं प्रेशर पड़ा, आगे भी ना पड़े, लेकिन चांसेस ये हैं कि आगे वाइट फ्लाई बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, आप जिक्र कर रहे थे वाइट फ्लाई का, और हमने ये भी कहा कि इसके बाद में वायरस की सूरत भी अख्तियार कर लेती है, तो इस वक्त आपकी नज़र में क्या थ्रेट है वाइट फ्लाई का, और आपकी रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं कि भाई वाइट फ्लाई की सूरत हाल क्या बन रही है? ताहिर साहब की बात से एग्री करूँगा कि इस टाइम जो है वो जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है वो तो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसके इंक्रीज़ होने के। ठीक है, अब वाइट फ्लाई जो है इससे 2 डिजीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट डिजीज़ कंसर्न इससे रिलेटेड हैं। पहली है कॉटन लीफ कर्ल वायरस और सेकंड है कॉटन ब्लैकनिंग। ये दोनों जो हैं वाइट फ्लाई की वजह से होती हैं। अब चूँकि ये फोटोसिंथेसिस से तो दोनों से ही बंद हो जाएगा। जी, नहीं, उसमें ऐसा होता है कि कॉटन लीफ कर्ल वायरस जो होता है ना, उससे जो प्लांट का जो लीफ होता है वो छोटा बनता है, वो क्रिंकल हो जाता है, ठीक है, वो मतलब इकट्ठा हो जाता है, छोटा लीफ बनता है। जबकि जो ब्लैकनिंग होती है इससे जो पूरा खुशनुमा पत्ता है उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर आ जाती है। नो डाउट इम्पैक्ट दोनों से ही हो रहा है, लेकिन दोनों ही बड़ी कैटास्ट्रॉफिक डिजीज़ हैं, बड़ी नुकसानदेह हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। इससे चूँकि अब ये पिकिंग का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और बॉल ओपनिंग होनी है, तो जैसे ही ये लीफ इम्पैक्ट होगा उससे बॉल ओपनिंग नहीं होगी और जो है वो इकोनॉमिकली जो है ना वो थ्रेट का खदशा है इसको, कॉटन को। हाँ जी डॉक्टर साहब, वाइट फ्लाई के लिए फंदे रिकमेंड करते हैं, इस वक्त हम इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, और आगे अगर कोई बढ़ता है मामला तो रिकमेंड क्या करेंगे कि काश्तकार करें क्या? अच्छा, मैं इस पे बात करने से पहले थोड़ी जो डॉक्टर साहब की बात है उसको ज़रा आगे लेके चलूँगा कि जो कॉटन लीफ कर्ल वायरस है ना, ये वाइट फ्लाई में एक वायरस उसके ज़रिए आता है, और जो उसमें ये होता है, इस पे आप 100% मुत्तफिक हैं कि ये वाइट फ्लाई, हमने कई दफ़ा देखा वाइट फ्लाई का अटैक नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे मैं आपको बताता हूँ
अगर आप एक आध मुझे मिनट देते हैं तो मेरी पीएचडी कॉटन लीफ कर्ल वायरस पे है और इसकी मॉलिक्यूलर स्टडी पे। ठीक है। असल में ये है कि जब ये वायरस वाइट फ्लाई की जरिए इसकी उसमें बायोटाइप है वाइट फ्लाई की, कुछ कैरी करती है कुछ नहीं करती। बाद दफ़ा हम कहते हैं कि वाइट फ्लाई नहीं है, वायरस आ गई। उस समय यह कि वाइट फ्लाई का तो एक जो है ना वो वाइट फ्लाई है वही सफिशिएंट है वायरस से एक पौधे में इंसर्ट करने के। ठीक है। अच्छा, असल में ये है कि असल चीज़ जो है ना बहुत सारी ये चीज़ कंफ्यूज हो जाती है। देखिए वाइट फ्लाई बहुत है लेकिन वो वायरस उसके अंदर नहीं है तो वायरस नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है। जिस तरह मच्छर है, अगर मच्छर के अंदर जो है ना मलेरिया के जरासीम नहीं है, मच्छर आपको काटता रहे, मलेरिया नहीं होता। लेकिन अगर वो है तो फिर इसी तरह उसकी किस्म है, जो किस्म आपकी वाइट फ्लाई की इधर है, अगर वो मच्छर वायरस को कैरी नहीं कर रही, ठीक है, तो फिर नुकसान नहीं होगा, वायरस नहीं होगा। ये उसके साथ। ठीक है। दूसरा ये है कि वायरस में असल में ये होता है कि जो पौधा खुराक बना रहा होता है ना, ये उसकी जो देखिए दो तरह के अमल होते हैं। जाइलम होता है, नीचे से ऊपर को खुराक जाती है ज़मीन से, और फ्लोएम होता है जिससे पौधा खुराक बनाता है और नीचे को आती है, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत है उसकी। ठीक है। अब जो वायरस है ये उसको ब्लॉक कर देता है फ्लोएम को। पत्ता चूँकि फैक्ट्री है खुराक बनाने की, पत्ता जो खुराक बना रहा है वो नीचे जहाँ पे ज़रूरत उस तरफ मूव नहीं करती, उसकी वो ब्लॉकेज उसकी कर देता है। उसी वजह से उसकी रगें मोटी हो जाती हैं और उधर जो खुराक यूटिलाइज होती है पत्ते के नीचे उसके एक पत्ता भी निकल आता है। तो वो ये वाला वो अमल होता है। तो दूसरा जो ब्लैकनिंग वाला उन्होंने बता दिया कि उसमें वो ये है कि सूटी मोल्ड आ जाता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ये सारी चीज़ें उसको इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन वायरस का एक ये है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं और कि ये किस स्टेज पे, अगर लेट स्टेज में आता है तो आपको नुकसान नहीं होता, अर्ली स्टेज में आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो बहरहाल ये एक लंबी बहस है। अब वो जो सवाल का दूसरा हिस्सा था कि इसका थ्रेशोल्ड लेवल किस तरह जज करना है वाइट फ्लाई का, और फिर इसको इससे बचना कैसे। जी, इस तरह है कि ये दोनों भाइयों ने जो बात की इसमें थोड़ा सा मैं इससे डिसएग्री करूँगा। वाइट फ्लाई जो है इस वक्त प्रॉब्लम बन गया है और काफ़ी ज़्यादा बन गया, ख़ासतौर पर जो हमारा राजनपुर का एरिया है और बहाल इधर वाली साइड जो हमारी रीम यारखा की है, तो काफ़ी ज़्यादा है वाइट फ्लाई। और इसके हॉटस्पॉट बहुत है और अगर उधर बन रहा है तो इधर भी है, इधर भी स्प्रे हो रहे हैं उसके। ये नहीं कि नहीं हुए, लोगों ने एक दो तीन स्प्रे कर दिए। ठीक है। इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा स्पेशली कि इसमें अदल बदल करके आपने स्प्रे करें। फार्मर को ये मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप पहला स्प्रे करते हैं बेप्रोफिजीन का करते हैं, ठीक है, तो साथ में कोई अडल्ट के लिए ये सरासीटाइम मिला लें। ठीक है। और सेकंड जो आप स्प्रे कर रहे हैं उसमें पारीपराक्सीफेन है या जिस तरह अपनी मुतोई वगैरह है उसका लोग स्प्रे कर रहे हैं, तो ये अदल बदल करें। हर सूरत में साथ में थोड़ा अडल्ट का स्प्रे जो है ना बालग है उसके लिए डालें। और बल्कि यहाँ तक करें कि अगर आपकी एक पट्टी है ना खेत की, 1 एकड़ की लाइन है, 1 एकड़ जो लाइन है उसमें एक स्प्रे करें, दूसरे में दूसरा करें, अदल बदल करके करें। और उसमें जो है ना ख़ास तौर पर साथ में उसके न्यूट्रिएंट्स उसको पूरे दें। तो इसको अगर आप शुरू में कंट्रोल करेंगे तो वो कंट्रोल, जब वो इसका बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, मतलब इवन कि आप गाड़ी पे जा रहे हैं, गाड़ी कहीं पे रोकते हो, आपका बम्पर सारा फिर मक्खी बड़ा हुआ गाड़ी का, तो ये वाली सूरत हाल ज़्यादा ब्रेक ले लूँगा जी बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम कपास की फसल की बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे वाइट फ्लाई का, और इनको इतलात हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में वाइट फ्लाई का अटैक है। अच्छा, खदशा तो है, अगर इर्द गिर्द अटैक हो रहा है तो ज़ाहिर है इधर भी जो है वाइट फ्लाई का अटैक हो सकता है। तो आप बतौर फार्मर इसका थ्रेशोल्ड लेवल किस तरह चेक करते हैं और कैसे कॉन्शियस हो जाते हैं? ये बाकी काश्तकारों के लिए भी आपकी तरफ से कोई रहनुमाई होगी कि वो स्काउटिंग करते हैं, क्या करते हैं, और फौरी तौर पे फिर आपने क्या करना होता है अगर आप देखते हैं कि ये अटैक हो रहा है? डॉक्टर साहब, वाइट फ्लाई के हवाले से जो मैनेजमेंट है, मैं तो इस बात पे फोकस हमेशा मैंने किया है कि ये इसके ना कॉलोनीज़ बनती हैं, ठीक है, बड़े हॉट स्पॉट बन जाते हैं। अडल्ट जो है वो आपका नुकसान कर चुकी है, जो भी आपको फील्ड में मिल रही है, आपने एग्स के ऊपर फोकस करना है। अगर एगलिंग हुई है, इसका तकरीबन 3 to 5 डेज़ की लाइफ है इसकी वाइट फ्लाई की। अगर जो काश्तकार है एक रिपीट स्प्रे कर दे, बेशक वो बहुत महंगा भी ना करे, बहुत हैवी डोज से भी ना करे, लेकिन तकरीबन 3 या 4 दिन के वक्फे से वो अंडों की हैचिंग से के बाद और उसके मतलब बड़ा होने से पहले अगर 3-4 दिन में वो रिपीट स्प्रे करेगा तो उसका साइकिल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। और ये ऐसी है कि आपको एक जब आप केमिकल कंट्रोल पे आ जाते हैं, फिर आपको ना रिपीटेडली 5वें 6ठे 7वें दिन इसे देखना चाहिए। इसमें क्लाइमेट का
बड़ा अहम रोल है। अल्लाह करे कोई बेहतर हालात हो जाए, लेकिन बहरहाल अब तो स्प्रे जरूरी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपकी क्या रिकमेंडेशन है आपकी तहकीक के मुताबिक? हम तो ये पहले तो ज़ाहिर है बराह रास्त स्प्रे पे नहीं जाते, और इसके लिए और भी हल हैं वाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए, वो किस हद तक कामयाब है और करना क्या चाहिए इन हालात? जी, उसमें आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि केमिकल कंट्रोल के अलावा भी कोई ऐसे कंट्रोल हैं। जी बिल्कुल हैं, और इनको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल्स का नाम देते हैं, और इसमें बाकायदा महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से रिकमेंडेशंस फार्मर्स को जाती रही हैं कि अगर आप ये स्प्रे करेंगे तो उससे जो पेस्ट है वो आपके खेत से दूर रहेगा। इसको हम बेसिकली प्लांट एक्सट्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है जी, और ये प्लांट एक्सट्रैक्ट्स जो हैं इसके अंदर नीम, टोबैको, कोड़तुमा और इसके अलावा हेम्प, इसका एक मिक्सचर है जो एक महकमे ने एक उसकी स्पेसिफिक डोज जो है वो दी हुई है, जिसको वो एक कंटेनर में बॉयल करके और फिर उसका जो पानी होता है उसको स्प्रे किया जाता है। उससे भी जो है ना ये जो पेस्ट होते हैं इनका प्रेशर कम होता है और ये उस खेत से दूर रहते हैं। अब चूँकि गुलाम सरवर साहब जो है वो पूरे इस रीजन को देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसका स्पेल बहुत ज़्यादा है, तो चूँकि महकमा है उसकी सिफारिशात होती हैं कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से आप जब भी कोई पेस्ट ऊपर जाए तो आपने स्प्रे रिकमेंड करना है। तो डेफिनेटली हम उससे एग्री भी करते हैं कि अगर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा है तो बिल्कुल स्प्रे करें, और उसमें फिर आप वेरिएशन लेकर आएँ। ठीक है कि आप पहले एक केमिकल स्प्रे कर लें, फिर आप बायोलॉजिकल की तरफ मूव कर जाएँ, फिर आप केमिकल पे आ जाएँ, और केमिकल में भी आप उसके अंदर शिफ्टिंग करें ताकि जो वो पेस्ट के अंदर रेजिस्टेंस ना डेवलप हो। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो ठीक है कि हमने ये इकदाम करने हैं, लेकिन वो एक सवाल है जिसको मैं जानना चाह रहा हूँ आम काश्तकार के लिए कि इसका थ्रेशोल्ड लेवल चेक कैसे करना है वाइट फ्लाई का? अच्छा, इसमें पहले मैं उनकी बात को ज़रा एक्सटेंड करूँ कि जो शुरू में आज आप अटैक आता है, वाइट फ्लाई का अटैक आना शुरू हो गया है, तो उस वक्त जो हमारे ये IPM के तरीके हैं हम उनको करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे खेतों से दूर रहे। वो दूसरा ये कि येलो स्टिकी ट्रैप्स है वो लगाते हैं वाइट फ्लाई में। लेकिन जब ये वाली सूरत हाल बनती है कि ये जिसका बहुत कंट्रोल से बाहर हो जाता है, कंट्रोल से बाहर वो उन तरीकों से नहीं हो रही, तो फिर हमें पेस्टिसाइड की तरफ आना होता है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें जो आप कह रहे हैं थ्रेशोल्ड ये होता है कि अगर एक पत्ते के ऊपर आपने जो है ना 25-25 फुट के फासले पे जाके 25 पौधे छोड़ के, ठीक है, आपने पत्ते को एक पत्ता जो है ना टॉप पे चेक करना है, एक सेंटर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, आप चेक करते हैं और उसमें काउंट करते हैं कि उसमें अडल्ट वाइट फ्लाई जो है वो कितनी है और बच्चे कितने हैं, निम्फ जो है। अगर वो दोनों मिला के 5 हो जाए, या अगर सिर्फ अडल्ट जो है वो 5 है फी पत्ता, या सिर्फ निम्फ 5 है जो अंडे हैं या बच्चे हैं, तो उस वक्त स्प्रे ड्यू हो जाता है। वो आपका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है, जो मुआशी नुकसान की हाल है। अब हल सिर्फ स्प्रे ही रह गया उस वक्त फिर स्प्रे। लेकिन अगर ये वाली जो सूरत हाल अब बन रही है, इससे पहले वाली जो थी ना, आज से कोई 20 दिन पहले 25 दिन पहले, उस वक्त हमारे जो IPM है जिसको हम लेके चलते हैं, बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो हम उनसे कंट्रोल इनको कर सकते थे, और दूसरे मैरिज को कर सकते हैं। दूसरा जो येलो स्टिकी ट्रैप्स हैं ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन जब ये वाली सूरत हाल बनती है कि जब पॉपुलेशन उसकी बहुत ज़्यादा है और सारे एरिया में वो प्रिवेल कर गई, उस वक्त फिर केमिकल स्प्रे की तरफ हमें आना पड़ता है। ठीक है ताहिर साहब, ये जो थ्रेशोल्ड लेवल चेक करने का मामला है, आम काश्तकार इससे आगाह है, उसे पता है कि मैंने वाइट फ्लाई को जज कैसे करना है, और फिर इसके कंट्रोल से भी उसे आगाही है या नहीं है? डॉक्टर साहब, तकरीबन जो भी दो एकड़ का भी फार्मर है ना, वो समझता है कॉटन को। अच्छा, जो जिसने कॉटन लगाई है वो समझता है। ठीक है। इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के हवाले से कि जितनी भी सुंडियों के एगलिंग होती है ना, वो या तो लीफ के ऊपर वाली साइड पे होती है, ठीक है, या गुडियों के ऊपर होती है, या वो जो बॉल है उसकी पत्तियों बीटल्स के ऊपर होती है। लेकिन जो सकिंग की है, जितनी भी सकिंग आप ले लें, वो वाइट फ्लाई है, माइट है, एफिड है, जेसिड है, थ्रिप्स है, वो लीफ के नीचे वाली साइड पे होता है। तो उसमें अगर आपका स्प्रे प्रेशर से इफेक्टिवली हो जाए कि इतना प्रेशर हो कि वो ज़मीन पे जाके लगे और दोबारा वो ऊपर की तरफ आए, तो वो नीचे वाली साइड को कवर करेगा। हाँ, उससे ये कि इफेक्टिव आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, जी हाँ। और इससे भी आगाह है काश्तकार? इससे भी आगाह है, क्योंकि हम जब भी आजकल इतना सुंडियों का तो है नहीं इशू, नई नई वैरायटीज़ भी आ गई हैं, ट्रिपल जीन वैरायटीज़ आ गई हैं,
वो उसमें बहुत सारे हल भी मौजूद हैं, आप वीड्स को भी ख़त्म कर सकते हैं आप, लेकिन जो सकिंग है वो स्टिल अभी तक हमारा एक मसला है। उसमें ये कि स्प्रे का इफेक्टिव होना और उसका ड्यूरेशन कम रखना, ये दो चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो ताज साहब बात कर रहे हैं, बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी हमारे साथ इशू है कि हमारी जो स्प्रेयर हैं, मशीनें हैं, वो इतनी अच्छी इफेक्टिव नहीं है, और फिर पुरानी मशीनें भी हैं, उनको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस हवाले से कोई इनोवेशन भी हो रही है, यूनिवर्सिटी भी इस पर काम कर रही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अभी ताहिर साहब ने बात की है कि फार्मर जो है उसको पता है वाइट फ्लाई क्या है और वो किस पत्ते पे किस जगह पे मौजूद होती है, और वो उसको आइडेंटिफाई भी कर सकता है कि ये वाइट फ्लाई है। ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो स्प्रेइंग मशीन की कैलिब्रेशन है वो ठीक है या नहीं है। हमारा फार्मर जहाँ पे थोड़ी सी कोताही कर जाता है ना, वो स्प्रे मशीन की कैलिब्रेशन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देखें, इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कीड़े मकोड़ों को मारती हैं, ये बड़ा मैं वैलिड पॉइंट बात कर रहा हूँ। इसमें ड्रॉपलेट साइज ने बनना होता है, ठीक है, उसका एक फैलाव होता है कि उसने किस ड्रॉपलेट साइज ने जाके कौन से पेस्ट के ऊपर उसको टच करना है और फिर उसकी बॉडी के अंदर उसने सरायत पजीर होकर उसको किल करना है। चूँकि हमारा फार्मर जो है वो मुनसिर होता है उन लोगों पे जिन्होंने आगे स्प्रे करनी होती है, कोताही वो करते हैं, फार्मर नहीं करता। देखें, कौन अपनी फसल को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, कोताही वहां पे होती है जहां पे फार्मर करे क्या फिर सारी सूरत में टाइम। जी बिल्कुल, फार्मर ये करे, खास तौर पे फार्मर जो है अपनी मशीनों को खुद अपनी मौजूदगी में चेक करवाए, महकमे से जो बंदा जाता है उसकी मौजूदगी में चेक करवाए, क्या वो नोज़ल जो इस्तेमाल हो रही है उसकी कैलिब्रेशन ठीक है, क्या वो जो फुहार निकल रही है वो बिल्कुल ठीक पड़ रही है नहीं पड़ रही, और जो उसका बंदा स्प्रे कर रहा है क्या वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक, अगर ये ठीक हो गया तो उसमें सूरत ठीक हो जाएगी। आप तीनों मेहमानों को बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने आपको आगाही दी और बताया कि क्या टिप्स हैं जो आपने इस मौसम में इस्तेमाल करने हैं। ख़ासतौर पर ये अगला महीना 1.5 महीना बड़ा सेंसिटिव है कपास की फसल के हवाले से। आपने बड़ी मेहनत की है, वसाइल खर्च किए हैं, वक्त सर्फ की है, तो इस 1-1.5 महीने में बड़ी एहतियात करनी है ताकि आप इसका फ्रूट अच्छा हासिल कर सकें। इस दफ़ा कपास का रेट भी अच्छा है, तो अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ी सी और इजाफी मेहनत कर लेंगे, तो आपको अच्छा मुनाफा होगा, और वो जो पिछली कमी कोताही है वो भी उम्मीद है कि इससे पूरी हो जाएगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।